रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर, एक बार कंफर्म करो ना आप लोग। ओके सर, ओके सर, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर ऐसे तो आज मार्केट लाइव नहीं है, बट क्लास तो होगा। मार्केट लाइव के साथ क्या होता है आप लोगों को पता है, बट आज तो सैटरडे है, सो ऑफ डे। बट मार्केट तो पढ़ना है, मार्केट ऑफ है बट मार्केट सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्विटी डेरिवेटिव एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग सर देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और कब पता चलेगा नहीं सर, कब उसको कंप्लीट भी कर लेंगे और फिर मार्केट में बड़ा ट्रेडर भी बन जाओगे आप लोग, एडवाइजर बन जाओगे। सर ऐसा है क्या? सर अच्छा सपना देखना चाहिए, नो प्रॉब्लम है। सपना देखो तो अच्छा देखो, बुरा क्यों देखो। ठीक है सर। अच्छा देखो सर, तो आज ऑप्शन मार्केट या ऑप्शन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, फ्यूचर मार्केट में आज क्या सिखाने वाला है सर। चलो एक बार देख लेते हैं एज पर सिलेबस हम लोग कहाँ भाग रहे हैं। तो एक बहुत वाइटल टॉपिक है, दैट इज लास्ट दिन एक गजब चीज डिस्कशन हुआ सर। लास्ट क्लास एक बहुत अच्छा चीज में हम लोग डिस्कस किए, दैट इज फ्यूचर प्राइसिंग, है ना। इवन फ्यूचर प्राइसिंग में जो स्प्रेड होता है उसको भी हम लोगों ने देखा था, है ना। अच्छा अभी भी थोड़ा बहुत कुछ बाकी है क्या फ्यूचर प्राइसिंग में? फ्यूचर प्राइसिंग में कोई स्पेशल डिस्कशंस करना आई थिंक बाकी है। कैलेंडर स्प्रेड का डिस्कशन तो हुआ था, फिर मुझे आज हेजिंग के बारे में डिस्कस करना था। हेजिंग, एक सेकंड, कहाँ चला गया? হেজিং हाँ, ছিল, ওপেন ইন্টারেস্ট ছিল, ওপেন ইন্টারেস্ট না তোমার হেজিং ছিল আর একটা ছিল ওপেন हेजिंग, इंटरेस्ट हेजिंग एंड ओपन वॉल्यूम इंटरेस्ट, वॉल्यूम ओपन, हाँ और वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम डिस्कशंस टेक्निकल पे होगा। वॉल्यूम डिस्कशन टेक्निकल पे होगा और ऑप्शंस के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम और इसको अभी नहीं करेंगे सर, ठीक है। हाँ ओपन इंटरेस्ट बोलने के टाइम पे जब मैं आप लोग को ओपन इंटरेस्ट सिखाऊंगा, तब मैं वहां पर वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस में जरूर बात करूँ। लेकिन किंतु परंतु आज हम लोग सर लास्ट डे जो फ्यूचर का जो प्राइसिंग फार्मूला है, फ्यूचर प्राइसिंग फार्मूला इन द सेंस कि स्पॉट मार्केट में जो प्राइस होता है, मतलब कैश मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में प्राइस एग्जैक्टली सेम नहीं होता। क्यों ऐसा होता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लिए थे। और इसके पीछे का कैलकुलेशंस, दैट इज क्या नाम से जाना जाता था क्लास कैलकुलेशंस को, इसको हम लोग मतलब बेसिकली ऐसे फार्मूला में देखे थे ना, रिस्क फ्री का एक कॉन्सेप्ट था फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करने का। फ्यूचर प्राइस इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस इनटू 1 प्लस रिस्क फ्री मार्केट रेट, जो भी आपका वैल्यू मतलब रेट रहेगा उसको डिवाइडेड बाय 365, बिकॉज 365 दिन के लिए ट्रेडिंग थोड़ी होता है सर। 365 डेज के लिए तो ट्रेडर ट्रेड नहीं करता। तो ट्रेडर का ट्रेडिंग लाइफ जितना है, एक्सपायरी का लाइफ जितना है, उतने में आप उसको डिवाइड कर दो कि जितना दिन आपका ऑप्शन एक्सपायर करने में बाकी रहेगा। इसका मैं आप लोगों को काफी डिटेल्स में बोला था। इवन 91 डेज का ट्रेजरी बिल जो सबसे शॉर्ट टर्म, सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी है, और इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न होता है मैं उसके बारे में बताया था। 2015 का डेटा भी यूज किया, 2019 के डेटा से भी, सॉरी 23 के डेटा से भी मैं आपको बताया कि रेट में चेंजेस होता रहता है डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट इन्फ्लेशन, डिपेंडिंग ऑन दी मतलब इकोनॉमिक सिचुएशंस, ठीक है। सर ये सब हुआ था, रिस्क फ्री रेट को क्यों देखा जाता है मैं उस पर रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताना मुझे डिटेल्स में है आपको कि सर अच्छा उसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ था। जैसे फ्यूचर मार्केट में हम किस चीज को प्रीमियम कहते हैं, उसी को कमोडिटी मार्केट में कॉन्टेगो कहते हैं। जब आप लोग कमोडिटी मार्केट पढ़ाई करोगे ना सर, ठीक है, एनआईएसएम का भी कमोडिटी मार्केट नॉलेज का मतलब मैं तो बोलूंगा कि आप लोग धीरे धीरे बन जाओ, ठीक है, क्योंकि मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा, मतलब सीरियसली फॉर दी करियर पर्पस, जॉब पर्पस, एज वेल एज फॉर ट्रेडिंग नॉलेज पर्पस, बहुत आपको मौका देगा। तो जब आप करेंसी, कमोडिटी ये सब भी सीखोगे बहुत काम आएगा, तो उसमें कॉन्टेगो बोलते हैं। सिमिलरली हम लोग डिस्काउंट मार्केट को फ्यूचर में डिस्काउंट बोलते हैं, लेकिन कमोडिटी में उसको बैकवर्डेशन कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फ्यूचर और इसका जो डिफरेंस है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा बात करूंगा, प्रॉफिट लॉस कैलेंडर स्प्रेड में थोड़ा देखना है। लेकिन उसके पहले कुछ मार्केट अपडेशन है,
तो जिसके बारे में बहुत लोग आजकल बात कर रहे हैं। चौथा भी मेरे को 2-4 बार पूछा है, सर ये क्या है, ये क्या है। तो एक काम करते थे था, चल हम लोग ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी आई होप आप लोगों को अपडेट मिल चुका है, बट सर क्लास में थोड़ा बात हो जाना चाहिए ना। तो मैं इसको ना मिंट से ही आपको बोल दे रहा हूँ। मिंट आपका हिंदुस्तान टाइम्स का ही एक बिजनेस है, मतलब बिजनेस न्यूज का पार्ट है। आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो इसमें ये आया था, आज ही आया है। ये देखो यहाँ पर हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा चलो छोड़ो। सर आप लोगों को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन शेयर है ना? हाँ तो ये थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, हो नहीं रहा है। अच्छा तो प्रॉब्लम क्या है, देखो सर रिसेंटली दो खबर मार्केट में बड़ा फैला हुआ है। एक आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में टैक्स रेट बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बारे में ये 1 अप्रैल से वो टैक्स रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक बड़ा खबर है, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्क्रैप कर दिया। क्या स्क्रैप कर दिया सर? डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्क्रैप कर दिया डीएनई, मतलब डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी। ना व्हाट इज दिस डीएनई? ऐसे तो इसके बारे में मुझे चर्चा करने का मौका कहाँ मिलता है बोलो तो? सेटलमेंट में। ऑप्शंस में एक चैप्टर आता है सर, मतलब कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल सेटलमेंट एज वेल एज कैश सेटलमेंट। तो वहां पर एक्चुअली डिटेल्स में मौका मिलता है, बट क्योंकि अभी ये मार्केट में बहुत ही डिटेल्स चर्चा चल रहा है, तो इसीलिए मैं भी सोचा कि चलो मार्केट के साथ साथ थोड़ा अपडेट तो हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा आज बता देता हूँ कि एनएससी ने क्या स्क्रैप किया, मतलब व्हाट इज दिस डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी। इसमें किसको फायदा है और किसको दुख है, आखिर ओवरऑल मार्केट इस चीज में खुश है कि नहीं है। मतलब देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने तो डिसीजन लिया है, बट द पॉइंट इज दैट कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इस डिसीजन पे क्या मार्केट हैप्पी है? सर इन सिंपल कहा जाए तो मार्केट इज नॉट हैप्पी दोनों डिसीजन पे। ना तो ट्रांजैक्शन टैक्स के डिसीजन पे और ना ही डीएनई फैसिलिटीज के विड्रॉल करने से। तो ये जो डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी है, आप लोगों के मन में चल रहा है सर ये क्या है। सर आप लोग ऑलरेडी जब जो लोग जिनको मार्केट का उतना ज्यादा मार्केट एक प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, उनको बस इतना बता सकता हूँ। आप लोगों को मैं मार्क टू मार्केट पढ़ाया था, मतलब फ्यूचर सेटलमेंट तो सिखाया था ना सर। तो उसमें कैसे डे टू डे प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, फ्यूचर एक्सपायरी तक कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, इतना तो आप लोगों को नॉलेज है। तो कॉन्सेप्ट वही पर है सर, कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लेते हैं, तो उस स्टॉक को ट्रेड लेने के बाद हम लोग एक्सपायरी तक वेट करते हैं। अगर जरूरी नहीं कि हर कोई एक्सपायरी तक वेट करे, अगर आपको मौका मिल जाए तो हम निकल जाते हैं। बट हम लोग सर ये चीज पढ़े हैं कि अगर कोई एक्सपायरी तक वेट करता है और अगर वो अपना एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, मतलब अगर वो बायर है तो सेल करना पड़ेगा, और अगर वो सेलर है तो बाई करना पड़ेगा। इन सिंपल स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस, मतलब अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। तो अगर मानो कि वो अपने ब्रोकर को स्क्वायर ऑफ करने से कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं देता है कि मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं बायर था, मैं सेलर बनना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली पोजीशन को क्लोज करना है। अगर वो अपने ब्रोकर को ये बात कह देता है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक कंपनी का, मैं टीसीएस का ले लेता हूँ। मानो कि आज आप टीसीएस अप्रैल फ्यूचर में बाई करते हो, ठीक है। तो टीसीएस अप्रैल फ्यूचर को बाई करोगे, तो आपका जो एक्सपायरी टाइम है, ठीक है, जैसे ये अप्रैल का है, कब का लिया मैंने? मैंने टीसीएस का कौन सा लिया सर? यहाँ पर डेट दिख नहीं रहा है, हाँ अप्रैल का, अप्रैल का लिया। तो अप्रैल का जो एक्सपायरी है, अप्रैल की एक्सपायरी का जो भी डेट है वो कहाँ मिलता है नॉर्मली? डिटेल्स में आपको एनएससी के साइट में मिल जाएगा। आप लोगों को मैं एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक पूरा डिटेल्स शो करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बात हर बार चर्चा होता रहता है, और उसके बाद मैं इसका इफेक्ट आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर टीसीएस लिखूंगा, तो टीसीएस कॉन्ट्रैक्ट बाहर आ जाएगा। जैसे ही टीसीएस कॉन्ट्रैक्ट बाहर आ गया, देखो सर यहाँ पर दो डेरिवेटिव है, एक इंडेक्स है, एक स्टॉक है। अच्छा ये जो नियम है ना, ये स्टॉक के लिए लागू हुआ है, इंडेक्स के लिए नहीं। क्या यही है ना तथा? तो मुझे शायद कल यही बात कर रहा था। तथा को मेरा आवाज आ रहा है? है सर। तथा ने मुझे लिखा था सर बेटा
शुद्ध स्टॉकेर जो इंडेक्स से तो है ना, यस ये सदा इसको इंडेक्स के लिए लागू नहीं किया गया। इसके पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। 2021 में गवर्नमेंट ने मतलब एनएससी ने ये रूल को लाया था। लेकिन उस टाइम पे ट्रेडर कंप्लेन किया। ट्रेडर ने कंप्लेन किया और ये बोला कि ब्रोकर के तरफ से उनको इसके बारे में कोई खबर नहीं मिला। जैसे वी ऑल नो दैट कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हम लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है। हम लोगों को कम्युनिकेट कौन करता है? हम लोगों को कम्युनिकेट ब्रोकर करता है। जो भी ब्रोकिंग फर्म में मेरा अकाउंट या डीमैट कंट्रोल चलता है, डीमैट का कंट्रोल ब्रोकर के हाथ में नहीं होता है। यू ऑल नो दैट एनएसडीएल सीडीएसएल के पास होता है। लेकिन हम लोग सारा का सारा काम हम लोग जो भी करते हैं थ्रू ब्रोकर करते हैं। और अगर ट्रेडर को कोई इंफॉर्मेशन देना है तो वो कौन देगा? अगर ट्रेडर को कोई इंफॉर्मेशन देना है तो वो कौन देगा? वो ब्रोकर देगा। तो बहुत सारे ट्रेडर ने कंप्लेन किया था मतलब 2021 में कि ब्रोकर की तरफ से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिला। और ऐसे बोलने के कारण, ऐसा बहुत ज्यादा कंप्लेन के कारण अल्टीमेटली एनएससी ने इस रूल्स को विथड्रॉल कर दिया। लेकिन उस रूल को फिर से लाया। उस रूल को फिर से लाया। क्या रूल है? डू नॉट एक्सरसाइज। ठीक है, डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी। मतलब बहुत सिंपल है कि जब एक्सपायरी हो जाता है, हम लोग क्या सीखे हैं क्लास में, आप लोग बार बार पूछते रहते हो कि अगर हम खुद से कुछ नहीं करते तो मार्केट क्या करता है उसको? आपका ब्रोकिंग फर्म की तरफ से मार्केट क्या करेगा उसको? ब्रोकर ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा। ये ऑटोमेटिक फैसिलिटी जो है ना, ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ करने से सुविधा होता था सर। आप बहुत बड़े लॉस से भी बच सकते थे, बहुत बड़े कमिटमेंट से भी बच सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ का कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये स्पेशली फॉर स्टॉक डेरिवेटिव। अब आपके मन में चल रहा है सर ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ बंद हो गया तो इसका इफेक्ट किसको पड़ेगा? सर बहुत लोगों को पड़ेगा। रिटेल ट्रेडर को, बहुत सारे लोगों को पड़ेगा। मार्केट को ओवरऑल बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये बेसिकली मार्केट का रिस्क को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। मैं इसका कारण आपको समझाता हूँ। इन सिंपल क्या होता है मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए बोलूंगा, और जिनको समझ में आ जाता है वो थोड़ा सुन लो सर, पेशेंस रख के। मैं समझ सकता हूँ बहुत लोग थोड़ा ज्यादा जानते हैं तो फिर वो समझ आ रहा है। लेकिन बहुत लोगों को कुछ भी समझ में एकदम नहीं आ रहा है तो फिर उनके लिए मैं बेसिक से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना सर। जैसे मानो कि अगर आज आप टीसीएस फ्यूचर बाई करते हो, आपका टीसीएस फ्यूचर अपकमिंग कौन सा है? 29 मार्च का। ठीक है, आज 25 का है। मैं मार्च को छोड़ देता हूँ। मानो 27 अप्रैल, क्योंकि मार्च को खत्म होने को है सर, ऑलमोस्ट एंड, हम लोग एक्सपायरी के एकदम कगार में है। अच्छा, अगर ऐसा भी मान सकते हैं ये अप्रैल से चालू होगा, मतलब आज मानो कि 29 मार्च तक आपका एक्सपायरी है। तो आपको एक्सपायरी डेट तक क्या कर लेना चाहिए? स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। मतलब अगर आप बायर थे, ठीक है, अगर आप बायर थे कॉन्ट्रैक्ट में तो सेल कर लो सर एक्सपायरी तक, और अगर आप सेलर थे तो बाई कर लो। तो नॉर्मली ये कहा जाता है, नॉर्मली क्या होता है और ज्यादातर केस में ऑप्शंस में, मैं ये चीज ऑप्शंस में ज्यादा होता है। ऑप्शंस में आईटीएम ऑप्शंस बोल के एक ऑप्शन होता है। मैं अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं बोलूंगा। आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम, इन दी मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। तो नॉर्मली आईटीएम ऑप्शंस में ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है कि जब क्या होता है ना, दोनों मार्केट मतलब कैश मार्केट एंड ऑप्शंस मार्केट इक्वल कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो जाता है। लिक्विडिटी मतलब बायर को सेलर नहीं मिलेगा, सेलर को बायर नहीं मिलेगा। ऐसा सिचुएशन एक्सपायरी में होता है सर। और इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि बहुत सारा सिचुएशंस में मतलब बहुत सारे लोगों का क्या होता है। হ্যাঁ, हाँ बोलो सर। যেই তার মানে হচ্ছে এই তোমার স্যাচুরেশন পয়েন্টটা যেই পয়েন্টে রয়েছে ওই পয়েন্টের কথা বলছো, যে हाँ তোমার এটিএম আর আইটিএম যখন কানেক্ট মানে একই পয়েন্টে চলে আসে। एग्जैक्टली एक्सपायरी में तो ऐसे सिचुएशन पर लिक्विडिटी खत्म हो जाता है मार्केट में। मतलब बायर को सेलर मिलना, सेलर को बायर मिलना एक्सपायरी डेट पे थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मार्केट सजेस्ट करता है कि आप एटलीस्ट कुछ दिन पहले कर लो जब मार्केट में लिक्विडिटी हो। ठीक है, और अगर आप नहीं करते हो तो पुराना रूल मार्केट में क्या बोलता था? ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देता था। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ में जो भी मार्जिन लॉस होता था वो बस मार्जिन लॉस ही होता था। लेकिन न्यू रूल कहता है कि इस बार आपको डिलीवरी में कन्वर्ट कर देगा। मैं बोलता हूँ कि क्या होगा डिलीवरी में। और डिलीवरी में कन्वर्ट होने का मतलब ये होता है कि पूरा कैश मार्केट का पूरा अमाउंट जमा करना पड़ेगा।
मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ सर, ठीक है, और क्या इफेक्ट है, क्या रूल है, सब समझाता हूँ। तो ये मेनली ऑप्शन मार्केट में इस प्रॉब्लम ज्यादा होता है, इवन फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो सिचुएशन क्या है, इसको समझो सर, ठीक है, कि एक्सपायरी से पहले अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो, पुराना रूल जो अभी भी चल रहा है, 1 अप्रैल से नियम बदल जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के लिए एप्लीकेबल कर रहा है, इंडेक्स के लिए नहीं। मतलब इंडेक्स में ओल्ड रूल अभी भी चलेगा, मतलब डू नॉट एक्सरसाइज ऑप्शंस का जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटीज रहेगा, लेकिन स्टॉक के केस में ये फैसिलिटीज को एनएसी के तरफ से विथड्रॉल कर लिया जा रहा है, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या है, तो ये रीजन हमको थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ, इसमें ये मिंट ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो बोल। फिजिकल सेटलमेंट नहीं, कैश सेटलमेंट होता है इंडेक्स से। यस, फिजिकल सेट मतलब कैश सेटलमेंट होता है, अब इंडेक्स पे एक्चुअली फिजिकल सेटलमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इंडेक्स पे तो कोई एक स्टॉक नहीं होता है ना सर, इंडेक्स में तो कोई सिंगल स्टॉक नहीं होता है, इंडेक्स पे तो बहुत सारे स्टॉक होता है लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक में फिजिकल सेटलमेंट हो सकता है। तो वही बोला है कि फिजिकल सेटलमेंट में जाना पड़ेगा अगर एक्सपायरी के बाद भी अगर आपके पास है तो ये कैसे होगा मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना सर, ठीक है। ये चौथा जो बात कर रहे हैं देखो सर, अभी तक हम लोगों ने सेटलमेंट के ऊपर बात ही नहीं की क्लास में, तो शायद किसी किसी को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि सर सेटलमेंट क्या है, समझ में नहीं आ रहा। सर सेटलमेंट मतलब एक्सपायरी में अल्टीमेटली बायर और सेलर के बीच में कैश सेटल करे कि स्टॉक ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ये चीज मैं समझाता हूँ आपको। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग विल अट्रैक्ट मोर टैक्स, नहीं टैक्स वाला नहीं, ये वाला कि एनएससी स्क्रैप डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी एंड हाउ इट में इंपैक्ट एफएनओ ट्रेडर, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर को इसको कैसे इंपैक्ट करेगा इसके बारे में आप मिंट का ये डेटा देख सकते हैं। तो क्या बोल रहे थे देखो, एक्सपर्ट का आइडिया भी ले लो, और एनएससी क्या कर रहा है आपको इसका एक आइडिया लग जाएगा। मुझे मिंट का ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सही लगा, इसलिए मैं इसको उठाया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट दिस विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ऑप्शन ट्रेड वॉल्यूम, मतलब ऐसा करने के कारण बहुत सारे लोग अभी ट्रेड कम लेगा या फिर एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करेगा, डर पैदा कर दिया, ठीक है। वन वुड नॉट हैव ऑटो स्क्वायर ऑफ फैसिलिटी, क्योंकि ऑटो स्क्वायर ऑफ फैसिलिटी नहीं रहेगा एट द एंड ऑफ द मंथली ऑप्शंस। मंथली ऑप्शंस मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं ना सर, ये जैसे अप्रैल मंथ का जैसे 27 अप्रैल में क्या है, अभी जैसे 29 मार्च खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डेट से 27 अप्रैल का मंथली एक्सपायरी आ जाएगा, मतलब 27 अप्रैल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मली मंथली एक्सपायरी चलता है, यू नो दैट, बट जैसे ही मंथली एक्सपायरी के टाइम आता है, तो अगर कोई खुद से नहीं करता या ब्रोकर को कोई कुछ नहीं बोलता, अपना बाई सेल के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ का कंडीशन मार्केट में अवेलेबल है ठीक है। नाउ अब यही बात है सर कि एट द एंड ऑफ द मंथली ऑप्शन इन स्टॉक ऑप्शन ट्रेड, नाउ द सेटलमेंट विल गो इनटू द कैश डिलीवरी सेगमेंट। सेटलमेंट क्या हो जाएगा अभी, कैश मतलब कैश डिलीवरी सेगमेंट में चला जाएगा। कैश डिलीवरी मतलब जो कैश मार्केट है, मतलब स्पॉट मार्केट में, where an option trader will have to pay the required margin to take the delivery। मतलब अभी आपको सेटल तो करना है, तो बायर को सेल करना पड़ेगा एंड सेलर को बाई करना पड़ेगा। हेलो, बायर को सेल करना पड़ेगा, सेलर को बाई करना पड़ेगा, सिंपल बात है। जो भी पोजीशन आपका लिया हुआ है, अब बायर क्या करेगा, सेल करेगा, सेलर क्या करेगा, बाई करेगा। तो सेलर को बाई करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए जो कैश मार्केट के हिसाब से जनरली मार्जिन होता है, जो आप लोग जानते हो काफी हाई होता है, काफी हाई होता है। मतलब मार्केट में अगर मानो एक लॉट में आपका 600 शेयर है, या जो भी आप लोगों को पता है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा था आपको, कहाँ चला गया, जैसे मानो टीसीएस का 175 क्वांटिटी है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस टाइम पे उसी दाम पे आपको सेटल करना पड़ेगा, मतलब जैसे नॉर्मल कैश मार्केट करता है। लेकिन फ्यूचर या ऑप्शंस मार्केट आपको लो मार्जिन में मौका देता है, लेकिन एक्सपायरी के बाद भी अगर आपके पास पोजीशन क्लोज नहीं है तो सेटलमेंट डिलीवरी पे होगा, और डिलीवरी पे होगा मतलब जो कैश मार्केट में होता है उस हिसाब से होगा। बायर को बाई करना पड़ेगा, मतलब बायर जो है वो अपना पोजीशन सेल करके क्लोज करेगा, और सेलर जो है वो बाई करके क्लोज करेगा। मतलब सिंपल बात है कि जो भी अपना पोजीशन है उसको सेटलमेंट करेगा, इसी को फिजिकल सेटलमेंट भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या देखो सर, settlement will go into cash delivery segment where an option trader will have to take the required margin to take delivery, ठीक है। the margin will be very high, no doubt। नॉर्मल मार्केट का मार्जिन क्या होता है, ऑलमोस्ट
जितना शेयर का दाम है उतना होता है, लेकिन फ्यूचर या ऑप्शन मार्केट में मार्जिन काफी लो होता है, आप लोगों को पता है। हार्डली 15-20% जमा करते हो और कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। और इवन और भी बोला है कि अगर मानो कि तुम्हारा तुम्हारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से फॉर एग्जांपल, मतलब मार्केट का वैल्यू है मानो 5 लाख का एग्जांपल के तौर पे, और तुम्हारे अकाउंट में अगर 5 लाख नहीं है, तो तुमको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। द मार्जिन विल बी वेरी हाई एंड दे विल हैव टू पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज वेल एज। और ये पेनल्टी इंटरेस्ट कब देगा? अगर सफिशियंट अमाउंट उसके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रहेगा तो। अगर सफिशियंट अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रहेगा तो कौन कटेगा? ब्रोकर कटेगा एंड हैव टेकन स्ट्राइक विदाउट हैविंग फुल अमाउंट इन देयर डीमैट अकाउंट। मतलब जितने का टोटल सेटलमेंट वैल्यू होगा, अगर पूरा अमाउंट नहीं है अकाउंट में, ठीक है, एक्सपायरी के बाद अगर तुमने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, मतलब एक्सपायरी तक अगर स्क्वायर ऑफ नहीं किया, अगर तुम्हारे पास पोजीशन कभी भी ओपन हालत में है, तो तुमको और सफिशिएंट फंड भी नहीं है, तो फिर तुम्हारे डीमैट अकाउंट से फुल अमाउंट ना रहने के कारण तुमको पेनल्टी या इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा ब्रोकर। However, they said that NSE would discourage high risk option trade. Basically ये क्यों किया गया? क्योंकि NSE चाह रहा है कि हाई रिस्क ऑप्शन ट्रेड कम हो जाए, which is good for a low risk trader and investors. ऐसा करने के पीछे मेन कारण है कि जो लो रिस्क ट्रेडर है उनके लिए ठीक है, बट हाई रिस्क ट्रेडर जो है ना, उनको दिक्कत बढ़ रहा है। और उनको रोकने के लिए, हाई रिस्क ट्रेडर को रोकने के लिए NSE ने ऐसा डिसीजन लिया है। अब आपको मैं और आगे सुनाता हूँ, कहानी पूरा सुनिए। Now NSE stayed to scrap DNE facility, और इस फैसिलिटी का नाम था डू नॉट एक्सरसाइज। मतलब डू नॉट एक्सरसाइज मतलब मैं आपको अभी पता है ना सर, अगर आप पहला पोजीशन आपका बाई था, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पोजीशन आपका सेल होना चाहिए था, या फिर पहला पोजीशन अगर सेल था तो नेक्स्ट पोजीशन बाई होना चाहिए था। तो ये जो डू नॉट एक्सरसाइज मतलब बायर सेल नहीं कर रहा है, सेलर बाई नहीं कर रहा है, पोजीशन क्लोज, दैट इज कॉल्ड डीएनई। नाउ ऑन द NSE क्या बोल रहा है सर? डीएनई फैसिलिटी विल इंपैक्ट इंडियाज एफएनओ ट्रेडर्स। अब एक रिसर्च एनालिस्ट है सर, अविनाश गोरकर बोल के, गोरखकर, ठीक है, उन्होंने बोला कि इन करेंट डीएनई फैसिलिटी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर हैज फैसिलिटी ऑफ ऑटो स्क्वायर। जो मैं आपको इतना देर से समझा रहा था, आप लोगों को पहले से भी पता था कि ऑटो स्क्वायर ऑफ सिचुएशंस मार्केट देता है। सो इफ एन ऑप्शन ट्रेडर लीव्स इट पोजीशंस आफ्टर स्ट्राइक, ठीक है, अगर वो अपना पोजीशन को लीव कर देता है आफ्टर स्ट्राइक लेने के बाद, इट वुड ऑटोमेटिकली गेट स्क्वायर्ड ऑफ एंड वन नीड नॉट टू पे रेसिडुअल अमाउंट अदर देन द मार्जिन मनी। मार्जिन मनी छोड़ के और कुछ भी पेमेंट करने का जरूरत उनको नहीं पड़ता है। मार्जिन मनी को छोड़ के और कोई भी अमाउंट पेमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। यही तो सुविधा था कि आपको पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ता है, सिर्फ मार्जिन मनी, जो आपको स्ट्राइक के लिए जरूरी था, जो आपको सिर्फ स्ट्राइक के लिए जरूरी था, है ना सर? अब यहाँ पर खेल थोड़ा सा बदल रहा है, यहीं पर खेल थोड़ा बदल रहा है। बट नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल से the auto square of facility would not remain available, and in that case one's positions will go into delivery for settlement, and hence one will have to deposit the residual money if the trader had mere margin money in one's demat account. मतलब अगर आपके डीमैट अकाउंट में पूरा अमाउंट नहीं है, तो फिर आपको पेनल्टी भी चार्ज किया जा सकता है और इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है। ना इसका इम्पैक्ट देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। अब IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से एक एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हो। सपोज आप कॉल ऑप्शन होल्ड करते हो 2000, ध्यान से सुनना सर। सपोज यू होल्ड ए कॉल ऑप्शन ऑफ 2000 जिसका लॉट साइज है 300। अभी मैंने डिटेल्स में ऑप्शन नहीं बोला, बट इट्स लाइक अ फ्यूचर, ठीक है। जो लोग अभी तक ऑप्शंस नहीं पढ़े, जो पहले पढ़ चुके हो ऑप्शंस, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली। जिनका ऑप्शंस अभी ठीक ठाक से नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इतना तो समझ सकते हो ना सर कि 2000 ऑप्शन चूज करना है, 300 लॉट साइज है, ठीक है। तो अगर डीएनई फैसिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है, तो योर स्ट्राइक ओपन, यू विल हैव टू कफ 6 लाख। मतलब मानो कि एक्सपायरी तक आपने, आप कॉल ऑप्शन होल्ड कर रहे थे, मतलब बेसिकली आप बायर बने थे, सिंपल बात, ठीक है। अगर एक्सपायरी तक आप कुछ नहीं करते और उसके बाद आपका पोजीशन ओपन रह जाता है, तो फिर आपके डीमैट अकाउंट में 2000 करके 300 का लॉट है ना, तो टोटल 6 लाख होना चाहिए ताकि आप इसका डिलीवरी ले पाओ, ताकि आप इसका डिलीवरी ले पाओ। मतलब जहां पर आप सिर्फ मार्जिन में काम कर सकते थे, वो मार्जिन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और आपको फिजिकल सेटलमेंट के लिए कैश सेटलमेंट, मतलब कैश मार्केट में कन्वर्ट कर देगा डिलीवरी लेने के लिए।
सो आपको पूरा अमाउंट चाहिए, सिंपल बात। और ये रूल अप्रैल से चालू है, इसीलिए सिंपल बात है कि जल्दी जल्दी मतलब पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद ऑप्शन ट्रेडर को या फ्यूचर ट्रेडर को यही बताया जा रहा है कि आप अपना पोजीशन एक्सपायरी से पहले ही कंप्लीट कर लो। সেটা প্রশ্ন আছে। बोलो। বলছি স্যার ধরুন ফিউচারে তো একটা অ্যামাউন্ট দিতে হয়, মানে ধরুন ওই যেটা লট সাইজ একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট দেয়, মার্জিন যেটা হয়, Yes, yes. ধরুন ওটা 1 লাখ টাকা পেমেন্ট করলো, আর আমি এটা এই হিসাবেই বলছি, ধরুন 300 করে আছে, তো 300টা লট সাইজ আছে, তখন 1 লাখ টাকা পেমেন্ট করা আছে ফিউচারে। হুম। তো 300 লট সাইজে 2 লাখ টাকা করে যদি মার্কেট যায়, মানে যেটা আপনি বলছেন তো ডেলিভারিতে, তো তাহলে 6 লাখ টাকা, তাহলে তো আমার 1 লাখ টাকা আছে, তাহলে কি 5 লাখ টাকা দিতে হবে নাকি আবার 6 লাখ টাকাই দিতে হবে? नहीं, 5 लाख देना पड़ेगा। মানে যেটা আমার দেওয়া থাকবে সেটা মাইনাস হয়ে যাবে লট সাইজের Yes, যত। obviously वो मार्जिन के साथ एडजस्ट कर लेगा obviously। দাদা এটা তো দুটো সেটেলমেন্ট আছে দাদা। কি সেটেলমেন্ট আছে বলো? একটা হচ্ছে তুমি যেটা বললে অ্যামাউন্টের সেটেলমেন্ট আছে, ঠিক আছে, মানে যেটা M2M এ যেটা হয় ওটা তো অপশনেও হয়। আর একখানা হচ্ছে हाँ, वो तो फिजिकल আরেকটা सेटलमेंट হচ্ছে ही तो यहाँ पर बोल रहा है। अब ये जो 6 लाख, ये जो तू बोल रहा है सर, फिजिकल सेटलमेंट में क्या होगा, एक बंदे के अकाउंट में पूरा का पूरा 6 लाख का वैल्यू देना पड़ेगा और दूसरे तरफ से पूरा शेयर ट्रांसफर होगा, जितना टोटल 300 शेयर है तो 300 शेयर ट्रांसफर हो না जाएगा। না এইটা বলছি না, तो क्या এইটাও ধরো সাপোজ ধরো 100 টাকা শেয়ারের ভ্যালু রয়েছে, আমি বিট স্ট্রাইক করেছি 100 টাকা, ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে 120-30 আমার প্রফিট হবে হিসাব মতো, ঠিক আছে। এবার ধরো 120 টাকা ধরো মানে আমার ধরো 100 টাকা স্ট্রাইক প্রাইস রয়েছে যখন, মানে 20 টাকার মার্জিনে তোমার পুট অপশন যে নিয়েছে সে পাবে, তাই তো? তাহলে হচ্ছে তোমার 100 মাইনাস 120, মানে 20 টাকা যে প্রফিটটা আসছে, মানে हाँ, ওর কাছে যে প্রফিট আসছে ওটা ইনটু তোমার Lot লট size, সাইজ, হ্যাঁ lot size, ওটাও তো হয়। ওটা তো বেসিক্যালি ওটাকে আমরা কি বলি, মার্ক টু মার্কেট, ঠিক আছে। হ্যাঁ ওটা মার্ক টু মার্ক। ওটা মার্ক টু মার্কেট সেটেলমেন্ট। আর এখানে এটা যেটা বলা হচ্ছে এটা ফিজিক্যাল সেটেলমেন্ট হচ্ছে। ফিজিক্যাল সেটেলমেন্টে কি হচ্ছে, তো পুরো ভ্যালুটা ট্রান্সফার করতে হবে আর ওই পুরো ভ্যালুর উপরে যতগুলো স্টক হয় অতটা ট্রান্সফার করতে হবে। মানে এটা মার্জিন মুশকিল হয়ে যাবে, মানে তাহলে আমার এইটার মধ্যে আর তাহলে ক্যাশ মার্কেটের মধ্যে ডিফারেন্স কি রইলো তাহলে? তো এটাই তো বলছে কি যদি তুই এক্সপায়ারির মধ্যে না করিস তাহলে তুই ক্যাশ মার্কেটে কনভার্ট করবে, मुश्किल ही है। কিছু কিছু বলার আরে স্যার নেই, এবার আর ধরুন तो ये तो অফার না তাহলে ये जो হবে না। दिया है ये नहीं, अरे तुमको सिंपल, तुम सावधानी बन जाओ ना। तुमको ट्रेड लेने के बाद तुम सो जाओगे थोड़ी होगा। तुमको तो कॉन्ट्रैक्चुअल था ना, और ऑटो एक्सपायरी अगर तुम नहीं करोगे तो ब्रोकर कुछ नहीं करेगा, फिर ब्रोकर उसमें उसको रख देगा, फिर तुमको फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ेगा। আচ্ছা এইটা যদি ক্যালেন্ডার স্প্রেডে নেয়, ধরো সাপোজ বলছি তোমাকে ক্যালেন্ডার স্প্রেডে নেয়, একটা মান্থের মানে নিয়ার মান্থের আমি কল অপশন নিয়েছি, আর ফার মিড মান্থের আমি পুট অপশন নিয়েছি, তাহলে আমার মার্জিন তো কম হচ্ছে হিসাব মতো। তাহলে এবার ধরো আমি এই দুটো তো তার মানে সেটেলমেন্ট করে আমার তাহলে অ্যাডজাস্ট হয়ে তারপর ব্যালেন্সটা আমার কাছে আসতো, কারণ আমি কলও নিয়েছি Obviously। পুটও নিয়েছি, তাহলে এই ক্ষেত্রে তাহলে আমার কি করে সেটেলমেন্ট হবে? तो দুটো আলাদা আলাদা সেটেলমেন্ট হবে, দুটো আলাদা আলাদা সেটেলমেंट হবে। ওভারঅল কনসেপ্ট মানে ইজ আমাকে ভেরি সিম্পল। ওই মান্থের মধ্যে সেটেলমেন্ট করে নিতে হবে, নাহলে ক্যাশ মার্কেটে ট্রান্সফার। उसका तू जो बोल रहे हैं ना स्ट्रेटेजी लेके, उसको मैं बाद में बात करूंगा, वो एक साथ खिचड़ी मत बना अभी, ठीक है। तू जो बोल रहा है उसका जो तू बेसिकली स्ट्रेटेजी में बात कर रहा है, ठीक है। और स्ट्रेटेजी में क्या करना है, बेसिकली जो भी तुम स्ट्रेटेजी लोगी उस स्ट्रेटेजी को तुमको एक्सपायरी के अंदर ही तुमको सेटलमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अगर तुम खुद से कुछ नहीं करते, देखो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या था, तुमको कोई एक्स्ट्रा बैम्बू नहीं दिया है। ये बैम्बू बेसिकली इसलिए दिया गया ताकि तुम लोग सावधानी होके, मतलब जो ट्रेडर है वो सावधान होकर ट्रेड करे, मतलब ऐसा नहीं कि मन मर्जी कुछ भी करे। मैं समझाता हूँ, तुमको तो सिंपल है ना, तुम्हें अपना एक्सपायरी के अंदर तो तुम्हें कर लेना चाहिए। पहले क्या होता था, अगर तुम कुछ नहीं करते तो मार्केट उसको ऑटो स्क्वायर कर देता और मार्जिन में ही सेटल हो जाता। लेकिन इस मार्जिन कॉन्सेप्ट को सेटलमेंट के पार्ट नहीं मान रहा है एक्सपायरी के बाद। एक्सपायरी के बाद भी अगर तुम होल्ड में हो तो फिर तुमको इतना बताया जा रहा है कि फिर इन दैट केस तुमको फिजिकल सेटलमेंट की तरफ या फिर कैश सेटलमेंट की तरफ बढ़ाया जाए। यस बोल सोमदीप, क्या पूछ रहे हैं? पूरा सुन ले एक बार, पूरा तुम लोग पूरा कंप्लीट एक बार सुन लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ। लेट मी फिनिश। क्या क्या सिचुएशन है एक बार सुनो। जैसे ये देखो सर, अगर तुम स्ट्राइक देते हो, मे हैव टू पे पेनल्टी। पेनल्टी क्यों पे करना पड़ेगा? ये एक रिसर्च एनालिस्ट है, उन्होंने कहा कि दैट इट कंटेन्स स्ट्राइक दैट ऑप्शन ट्रेडर्स यूज्ड टू एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ एक्सपायरी सेशंस। ठीक है, हम एक्सपायर हो गया, लीविंग वन स्ट्राइक फॉर ऑटो सेटलमेंट।
ठीक है, ये नॉर्मली होता था. नाउ टू गेट प्रीमियम we'll have to cover up 100% worth of stocks. ठीक है, he said that in the case of stock option strike going into delivery, जब मतलब ये डिलीवरी में चला जा रहा है मतलब कैश मार्केट में, and one has no cash in one's demat account, अगर आपके demat account में पैसा नहीं है, and then in that case broker will have levy interest penalty on the traders 15 to 20%, मतलब जितने का वैल्यू तुम्हारे अकाउंट में कम रहेगा उतने वैल्यू पे 15 से 20% लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेनल्टी रूल एप्लीकेबल ऑन वन टू. मतलब हर ब्रोकर का जो भी रूल उस टाइम पे प्रिवेलेंट रहेगा. मतलब सिंपल बात है कि अगर अकाउंट में पैसा नहीं है एक्सपायरी के बाद सेटलमेंट के लिए, तो जितना बैलेंस कम रहेगा उस पे ऊपर 15 से 20% का तुमको पेनल्टी चार्ज करेगा. नाउ जो क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे हो सुन लो, मैं पूरा इसलिए बोलता हूँ कि पूरा सुनो फिर सवाल लेता हूँ. हाउ टू अवॉइड लॉस इन एब्सेंट डीएनई फैसिलिटी. अगर ये फैसिलिटी नहीं रहेगा, मतलब ऑलरेडी ये बोल दिया तो नहीं रहेगा, डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी चला जा रहा है. तो इस प्रॉब्लम से ट्रेडर ओवरकम कैसे करेगा? हाउ टू ओवरकम लॉसेस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनई फैसिलिटी. वन शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी. आपको एक्सपायरी के लास्ट डे तक वेट नहीं करना चाहिए. अगर 29 मार्च आपका एक्सपायरी डेट है, so do not wait for 29 March to square off on strike, as chances are high of not finding counterparty. क्योंकि एक्सपायरी के डेट में आपको काउंटर पार्टी मिलना मुश्किल हो सकता है बहुत ज्यादा to one's position, and in that case your stock option strike would go into the delivery. तो उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर देंगे. डिलीवरी मतलब कैश मार्केट डिलीवरी में. तो one should square off on strike little earlier than the date of expiry, and in case you want to delivery, अगर आप इसमें डिलीवरी में पहुंच जाते हो सर, अगर आपका डिलीवरी मतलब अगर आप डिलीवरी में जाना चाहते हो या फिर मानो इन केस यू वांट टू गो टू इनटू द डिलीवरी, ठीक है, तो फिर यू शुड कीप फुल मनी इन योर डेमट अकाउंट टू अवॉइड पेनल्टी एंड इंटरेस्ट. सिंपल बात है. ठीक है. अच्छा, फिर आगे बोलते हैं दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. ऐसा पहली बार नहीं है कि एनएससी कर रहा है. मैं आपको पहले ही बोला कि इसको 2021 में भी किया था, बट ट्रेडर ने बोला कि इसके बारे में ब्रोकर ने सफिशिएंट नहीं बोला, इसलिए उसको फिर से 28 अप्रैल को रीएस्टैब्लिश किया गया था और फिर आगे फिर से इसको लाया गया था. लेकिन इस बार इसको परमानेंटली हटाया जा रहा है अभी तक. मतलब परमानेंटली मतलब करंटली एनएससी तो ऐसा ही बोला है. और इसको बोलने के पीछे का मेन कारण है कि जो अल्ट्रा रिस्क टेकर है ना, जो अल्ट्रा रिस्क टेकर है बेसिकली उनके लिए ये कॉन्सेप्ट को रखा गया है. मतलब ज्यादा रिस्क में अल्टीमेटली बहुत लोगों का दिक्कत बढ़ रहा है. हाँ, इसमें एक इफेक्ट तो पड़ेगा क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम में इफेक्ट पड़ेगा, नो डाउट. मार्केट में ट्रेड वॉल्यूम में इफेक्ट पड़ेगा. अब धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट सेटल हो. आप पूछो क्या पूछ रहे हो. এটাতে তাহলে সুবিধাও তো রয়েছে দাদা, নরমালি যে আমরা স্টপ লস লাগিয়ে দেবো. स्मॉल ट्रेडर को कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ट्रेडर को कोई दिक्कत नहीं है. मतलब रिटेल ट्रेडर जिसको हम लोग बोलते हैं, रिटेल ट्रेडर को दिक्कत नहीं है. दिक्कत है जो बेसिकली लार्ज अमाउंट में डील करते हैं, उनको दिक्कत होता है. মানে এফআইআই আর ডিআইআই. नहीं, एफआईडीआई नहीं, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स में भी जो थोड़ा हाई है, या फिर एफआईडीआई, मतलब वो एवर जो थोड़ा सा हाई अमाउंट में ट्रेड लेता है, ठीक है, उनको दिक्कत हो सकता है. बट ये बेसिकली जो रिस्क, टू मच रिस्क जो लेते हैं, उनको रिस्क को घटाने के लिए डीएनई फैसिलिटीज को बंद कर दिया गया. इसमें मार्केट में जो मार्जिन को लेके जो प्रॉब्लम होता था, ठीक है, बहुत सारे लोग कम मार्जिन लेके ट्रेड ले लेता था. ठीक है, ब्रोकर भी बहुत केस में मैनिपुलेट करता था, ब्रोकर भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा. मतलब बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा और सबको पता चलेगा कि मेरा एक्सपायरी डेट आ रहा है, मुझे एक्सपायरी के अंदर मेरा सेटलमेंट कर लेना पड़ेगा. ये कारण है. बाकी और भी फिजिकल सेटलमेंट या कैश सेटलमेंट के ऊपर अभी भी काफी सारा डिटेल्स मैं क्लास में डिस्कस करूंगा सर. ठीक है, जैसे क्लास में करना चाहिए. ये बस करंट न्यूज है, न्यूज सेबी ने एनएससी ने लाया, मैं बस इसके बारे में थोड़ा आपके साथ डिस्कस करती हूँ. बोलो सर, बात समझ में आया आप लोगों को? কথা ব্যাপারটা বোঝা গেছে? পীযূষ বলো স্যার. হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। স্যার তাহলে যারা শর্ট করবে তাদেরও তো তাহলে তাদের ডিম্যাটে তো সেই শেয়ারটা থাকতে হবে তাদের কাছে তাহলে। मतलब शॉर्ट नॉर्मल एक्सपायरी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपायरी के बाद তার মানে যে এক্সপায়ারি পরে হয়ে যায় তাহলে তো তাদের থাকতে হবে না, তো তাদেরই তো অপশন হয়ে যাবে তাহলে স্যার। হ্যাঁ, যে করো মানে যদি, কারণ অটো স্কোয়ার অফ তো বন্ধ করে দিচ্ছে, অটো স্কোয়ার অফ তো বন্ধ করে দিচ্ছে. অটো স্কোয়ার অফ বন্ধ করে দেওয়ার মানেটা কি?
সিম্পল অটো স্কোয়ার আমি কি বললাম বারবার বায়ার হলে সেलर सेलर হলে बायर स्क्वायर ऑफ करंट माने की जो पोजीशन तुमने लिया था उस पोजीशन को तुमको क्लोज करना है तो सिंपल बात है कि तुम जो भी करोगे स्क्वायर ऑफ एक्सपायरी के अंदर करो तुम अगर उसको रखोगे तो उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको सेटल करने के लिए तुमको पूरा अमाउंट देना चाहिए अदरवाइज तुम सेटल नहीं कर पाओगे और जो अमाउंट बहुत ही हाई होता है पहले क्या होता है ना लॉस कम होता था क्योंकि सिर्फ मार्जिन डूबने का चांसेस है और जो अल्ट्रा रिस्क टेकर है अल्ट्रा रिस्क कौन लेते हैं जिनके पास बहुत है थोड़ा बहुत जाएगा भी तो दिक्कत नहीं है ठीक है तो वो उनको दिक्कत नहीं होता था लेकिन ये लॉस को कम करने के लिए ये लॉस को कम करने के लिए एक तरह का ये डिसीजन लिया गया है कुछ लोग जो अल्ट्रा रिस्क लेता था तो एनर्जी नहीं चाहते हैं कि सेबी भी नहीं चाहता है इसीलिए इसको ऐसा किया गया है अब देखो मार्केट इसका क्या इफेक्ट देखता है मार्केट इसमें इसका क्या एक्चुअल इफेक्ट पड़ता है 1 अप्रैल से ही समझ में आएगा बट ऑब्वियस बात है सर वॉल्यूम में इफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम में इफेक्ट पड़ेगा और इसका इफेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैश मार्केट में भी पड़ेगा अनदर अपडेट सर जो मार्केट में बड़ा कल से बहुत बात घूम रहा है ठीक है ये एसटीटी के बारे में मतलब टैक्स के बारे में तो टैक्स के बारे में इतना जान लो ठीक है इसके बारे में फाइनेंस बिल में इसको अमेंडमेंट किया गया है सर फाइनेंस बिल में मतलब ऐसा नहीं कि बजट में इसको बोला गया बिल बनाया गया सर पार्लियामेंट में बिल बना के फिर जाके इसको अमेंड किया गया और बिल बनाना मतलब आप समझ सकते हो सर मतलब ये एकदम रूल की तरह हो गया ठीक है बजट में अपडेट होना और बिल बना के आना दोनों में थोड़ा फर्क होता है मैं ज्यादा लॉ में नहीं जाऊंगा अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इज गोइंग टू कम मोर फ्रॉम 1 अप्रैल मतलब इसी मंथ के नेक्स्ट मंथ से फाइनेंस बिल 2023 अमेंडमेंट raise security transaction tax on sale of options and futures. Finance Bill 2023 amendment tabled and passed by Lok Sabha on Wednesday informed that STT applicable on sale of option has been raised by 25%. यही बात कर रहा है अब बहुत सारे टीवी में 25% को ऐसा दिखा रहा है टीवी या न्यूज़पेपर में लोग सोच रहे 25% देख रहा है अरे भाई कितने में से 25% हो तो देखो इसका सिंपल मतलब है पहले था 0.05 था उसको 0.625 कर दिया गया ठीक है 0.0625 मतलब सिंपल है 1 करोड़ टर्नओवर पे पहले 5,000 का एसटीटी देना पड़ता था सेबी को मतलब सरकार के घर में जाता था ठीक है 1 करोड़ टर्नओवर पे 5,000 देना पड़ता था बाइंग सेलिंग मिला के ठीक है अभी 1 करोड़ टर्नओवर पे 6250 देना पड़ेगा ये चेंजेस हुआ है सर मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 1250 रुपीज पर करोड़ में इंप्रूवमेंट मतलब इंक्रीज हुआ है अच्छा अब इसमें बेसिकली क्या बोला अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस बिल 2023 एसटीडी ऑन सेल ऑफ ऑप्शंस हैज बीन हाइक 6250 ऑन 1 करोड़ फ्रॉम टर्नओवर दैट रिवाइज 5000 पहले ऑप्शन साइड में एसटीडी चार्ज प्रीमियम में होगा स्ट्राइक पे नहीं ठीक है ये पहले भी था अभी भी है ऑन हाउ डज दिस मूव विल इंपैक्ट अब इस पे सबसे बड़ा सवाल है सर ये करने के पीछे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एफएनओ में मतलब प्रोबेबल क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है तो सम ऑफ दी मार्केट एक्सपर्ट्स का भी कुछ राय है बाकी समय के साथ साथ भी पता लगेगा आपको द मूव में नॉट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन रिटेल ट्रेडर्स मतलब हम आप जैसे लोगों के ऊपर उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा क्यों क्योंकि हम लोग इतना लार्ज अमाउंट में ट्रेड नहीं करते तो फिर किस पे प्रॉब्लम आएगा जो लोग सर डेली करोड़ों में डील करते हैं डेली करोड़ों में डील करना कोई नॉर्मल बात नहीं है डेली 10 लाख 20 लाख में ट्रेड करना 50 लाख में ट्रेड करना भी कोई नॉर्मल बात नहीं है ना सर तो ये बेसिकली इम्पैक्ट करेगा किसको स्कैल्पर को स्कैल्पर कौन है जो मिनट बाय मिनट 5-5 मिनट में ट्रेड लेते हैं आर्बिट्रेजर को आर्बिट्रेजर कौन ये मार्केट के बारे में बात करूंगा आपके साथ आर्बिट्रेज कैसे काम करता है बीएससी में मानो किसी स्टॉक का दाम चल रहा है 100 रुपीज 20 पैसा एनएससी में उसका दाम चल रहा है 100 रुपीज 30 पैसा ये जो गैप है ना इस गैप में आप ट्रेड कर सकते हो सिखाऊंगा कैसे होता है आर्बिट्रेजिंग कॉन्सेप्ट चलता है तो बेसिकली बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू पे क्योंकि 10 पैसा আপনি তো বলেছিলেন যে এনএসসি তে কিনে বিএসসি তে সেল করা বা বিএসসি তে নিয়ে এনএসসি তে সেল করা যেটা एग्जैक्टली सर ठीक है तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट तुम्हारे डिमांड में पड़ता है लेकिन हाई अमाउंट चाहिए सर क्योंकि 10-20 पैसा का डिफरेंस में जोर से जोर 50 पैसा 1 टका 75 पैसा इट्स अ ह्यूज मैटर बहुत पैसा चाहिए
तब जाके आप आर्बिट्रेज में पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं। रिस्क कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, मतलब ये जो स्कैल्पर है, आर्बिट्रेजर है, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर जो होते हैं, ये 6250 उनको इम्पैक्ट करेगा। सर ये तो खराब हुआ। सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, जो पूरा मार्केट में ट्रेड चलता है उसमें 90% वॉल्यूम जो होता है ना इंडियन मार्केट में, वो स्कैल्पर के कारण होता है। तब जो मिनट बाय मिनट ट्रेड लेते हैं, जो मिनट के चार्ट को देख के ट्रेड लेते हैं, ऐसा लोगों का संख्या, मतलब ऐसा ट्रेडर का ओवरऑल इम्पैक्ट, संख्या नहीं बोलना चाहिए, तो कितना परसेंटेज मार्केट को मूव कराता है। डेली मार्केट फ्लक्चुएशन, जिसको हम लोग मार्केट लैंग्वेज में नॉइज भी बोलते हैं, ये जो डेली मार्केट में नॉइज रहता है ना सर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, कभी 1 मिनट का, कभी 2 मिनट का, कभी 3 मिनट का, 5 मिनट का चार्ट देख के जो आप देखते हो, ठीक है, ये स्कैल्पर का काम होता है। बेसिकली स्कैल्पर का काम होता है। तो इनका ओवरऑल मार्केट का जो वॉल्यूम है वो 90% है, बाकी 10% हम लोग मिला जुला के। तो स्कैल्पर, आर्बिट्रेज एंड HFT मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फार्म्स। मतलब आप लोग जिस फार्म में जाओगे, ठीक है, जो एज एन एडवाइजर सोच रहे हो, तो आप लोगों का जो मार्केट में जाना होगा, तो जिस जो भी फार्म रेगुलर बहुत हाई फाई ट्रेड लेता है, जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में ट्रेडिंग में बड़ा अच्छा चलता है सर मोतीलाल ओसवाल, बोलना पड़ेगा सर, नो डाउट ट्रेडिंग में बड़ा काम करता है सर, ठीक है। आजकल डिस्काउंट ब्रोकिंग में है सर, जीरोधा है, आप स्टॉक्स है, ये सब डिस्काउंट ब्रोकिंग में चल रहा है, इनका भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है और ये भी ट्रेड जनरेट कर रहा है। बट अगर मैं ओल्ड मतलब जायंट में बोलूँ तो ऑब्वियसली मोतीलाल ICICI, इसलिए ETF का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, लेकिन ICICI डायरेक्ट, ठीक है, ये सब ना ट्रेडिंग में हाई हाई मतलब फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में बड़ा ही काम करते हैं। और भी हैं, 2-4 नाम लिया आपके साथ। Japan's transaction expense goes up by 25% and which directly impact their margin and bottom lines, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली चार्जेस बढ़ेगा तो मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो also more than 95-90% increase in their cost of trading in market में impact the overall volume and spread for retail में go up। रिटेल का स्प्रेड में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट तो 90% स्कैल्पर के ऊपर है। तो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो डबल ब्लो चला मार्केट में, ट्रेडर के लिए डबल ब्लो, मतलब दो धारी धक्का हो गया सर, दो धक्का हो गया। क्या हो गया? एक तो डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी को बंद कर दिया, स्क्रैप कर दिया, और ऊपर से STT भी बढ़ाया सरकार ने। So that is going to impact F&O trader at a larger extent as auto settlement would remain available for F&O trader from April expiry. Now this rise in STT of F&O trading is going to further bring the moral of high frequency in F&O trader. तो ऑब्वियसली मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये है रिसेंट 2 मार्केट अपडेट जो मैं आपको पढ़ के भी सुनाया और सिर्फ पढ़ के ही नहीं सुनाया, न्यूज था ऑब्वियसली, बट न्यूज से क्या सीखने को मिला ये इंपॉर्टेंट था। चलो सर, ऐसे बीच बीच में न्यूज रिपोर्ट कर देंगे, मैं भी सोचता हूँ कभी कभी न्यूज रिपोर्टर बन जाओ, लेकिन मेरे को रिपोर्टर बनना नहीं है सर, डिटेल्स में रूट लेवल से सीखना है। सर बोलो, क्लियर है आप लोगों को बात? क्या खबर आया मार्केट में? एक बुझा कैसे सवाई के इनकी को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। इनकी थोड़ा सा समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ। थोड़ा बहुत, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी भी हम लोग सेटलमेंट प्रोसेस पे पूरा बात नहीं किए, तो थोड़ा सा मे भी दिक्कत होगा, मे भी इनकी सॉन्ग को लिटिल बिट दिक्कत हो सकता है। चौथा का ऑप्शन हुआ है, चौथा किया है तो चौथा समझ सकता है। सुमित को भी मे भी, पीयूष भी करता है मार्केट में, ठीक है सर। जिनको दिक्कत हो रहा है डोंट वरी, क्योंकि धीरे धीरे जब हम लोग सेटलमेंट को एकदम क्लास में डिटेल्स में समझेंगे ना, एकदम एग्जाम्पल वगैरह के साथ, आप देखना कि आपके मन में जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। ये खबर था तो मैं खबर में ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन खबर देना पड़ेगा, ठीक है। खबर आज हो रहा है, अगर आपको 5 महीना बाद पता चला तो आप बोलोगे क्या सर बताए नहीं। ऐसे पता नहीं, मेरे को कल से अपडेट दे रहा है सर, ये सब हो रहा है, सुमित भी अपडेट दिया सर। आप लोग ग्रुप में ना ये सब जो भी अपडेट होता है ना, जैसे ग्रुप में फटाफट आप लोग ना डाल देते, फिर अगर समझ में नहीं आता है तो मैं
अगर मुझे लगेगा कि ये गंभीर मैटर है, बताना चाहिए, तो मैं बता दूँ। ठीक है सर। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग, ठीक है। तो फ्यूचर प्राइसिंग को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है, ये जो मार्केट का डिफरेंस है, चलो आ जाते हैं। तो कल हम लोगों ने ये देखा था, हम लोग यस्टरडे क्लास में ये देख लिया था सर कि प्रेजेंट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट में जो दाम में अंतर हो, है ना। किसी चीज का प्रेजेंट मार्केट में दाम है, जैसे एग्जांपल एक था, कौन सा स्टॉक था, इन्फोसिस। यस, इन्फोसिस प्रेजेंट मार्केट में दाम चल रहा था 2280 और फ्यूचर मार्केट में दाम चल रहा था 2284। और अगर एक्सपायरी लेवल को चेंज करते हो तो भी आपको कुछ और नजर आता है। जैसे अगर आप फरवरी से मार्च की तरफ बढ़ते हो, मार्च से अप्रैल की तरफ बढ़ते हो, तो भी आपको कुछ और चेंजेस नजर आता है, हल्का सा बढ़ जाता है। हम लोग लाइव मार्केट में भी देखे थे टीसीएस के ऊपर 131 से 136, 136 से 154, 161 अलग अलग नजर आया। तो क्वेश्चन इज दैट सर क्यों होता है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसको जान के फायदा क्या है, ये थोड़ा बात करते हैं। तो बिफोर वी कंक्लूड दिस चैप्टर ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग, कुछ प्रैक्टिकल यूज, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला, फ्यूचर प्राइसिंग फार्मूला कम्स वेरी हैंडी व्हेन यू एस्पायर टू ट्रेड एम्प्लॉइंग क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग टेक्निक। ये एक मैथमेटिकल ट्रेडिंग टेक्निक है, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स, ठीक है। फॉलोइंग डिस्कशन इज ओनली ए प्रीव्यू विंडो ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कब होगा, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग ऑप्शंस में करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस में ये सबसे इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसके ऊपर एनआईएसएम भी अपने सिलेबस में काफी फोकस किया है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, क्योंकि आप लोग जब ऑप्शंस में काम करोगे, फ्यूचर तो जानना ही है आपको, ऑब्वियस बात है, लेकिन जब आप लोग मार्केट में काम करोगे तो स्ट्रेटजी आपको जानना जरूरी है, तभी जाके आप एनालिस्ट के तौर पे अपने आप को दिन पे दिन बना पाओगे। और अपने ट्रेड के लिए भी, मतलब चाहे मार्केट में आप एडवाइजरी रोल प्ले करो ना करो, खुद का ट्रेड तो ले ही सकते हो। इसीलिए मार्केट एनआईएसएम भी चाहते हैं कि आप, कहाँ चला गया, चैप्टर 5 आई थिंक, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो आप इतना समझ लो कि ये जो अभी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, इसका बड़ा इम्पैक्ट आपको मैं स्ट्रेटेजी में, समय लेना है सर, जल्दबाजी नहीं करनी, कि जल्दी का काम शैतान का, और हमें शैतान नहीं, क्या बनना है सर, अच्छा इंसान बनना है। चलिए ठीक है, अच्छा बुरा का कोई पता नहीं सर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अल्टीमेटली आपको स्ट्रेटेजी में हेल्प करेगा। सो अभी जान के रख लो, जब स्ट्रेटेजी आएगा तब हम लोग उसको देख लेंगे। सो क्या होता है सर, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि विप्रो स्पॉट 653 में चल रहा है। सर अभी विप्रो कितना में चल रहा है, रिसेंट विप्रो का क्या मार्केट प्राइस है, कौन बताएगा मुझे, बोलो सर। हाँ भाई कत বললি, ওই 400 থেকে 500 কতর ভেতরে যাচ্ছিল স্যার, মিডলে দেখছি। एनएससी में विप्रो 361 में जा रहा है सर, সেটা প্রচুর ডাউন। 361, क्योंकि आपके आईटी स्टॉक में तो डाउन चल ही रहा है ना सर, आईटी स्टॉक में डाउन चल ही रहा है। आप लोग आईटी स्टॉक को फॉलो करो सर, मौका मिलते ही छोड़ना স্যার नहीं। প্যাসেঞ্জার 19,000 লোককে ছাঁটাই করছে, দেখেছেন? यस यस, এই আইটি इसमें देखने वाला তোরে कोई बात ব্যবসা। नहीं है सर, इसमें देखने वाला कोई बात नहीं है, ये होता है, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है। स्पेशली जब एक मार्केट अपना, ये इकोनॉमिक्स है सर, दिस इज इकोनॉमिक्स। हम लोग इसमें, अब ज्यादा मैं इकोनॉमिक्स में बोलूंगा नहीं करंटली, क्योंकि इकोनॉमिक्स हार्डकोर फंडामेंटल लेवल का बात है, और अलग से इकोनॉमिक्स जानना चाहिए। मतलब इवन स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में भी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। हाँ, एकमात्र जब आप लोग रिसर्च স্যার एनालिस्ट ওরা पढ़ाई মনে হয়, करोगे, और की बोल স্যার सकते ওরা हैं। ওই বলতে চাইছে যে ওই আইটি যেহেতু তোমার ওই বিদেশে স্যার ব্যাংকিং সেক্টর গুলো ডুবে গেছে, এই কারণে আরো বেশি এফেক্ট পড়ছে। यस, बेसिकली टोटल प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन कब होता है सर, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सर इकोनॉमिक्स क्यों सिखा रहे हो,
सिखा नहीं रहा हूँ सर, दिखा रहा हूँ। देखो इकोनॉमिक्स क्लास में इकोनॉमिक्स सिखाता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में क्या होता है, जब टोटल प्रोडक्शन ना गिरता है, टोटल प्रोडक्शन गिरने के पीछे दो रीजन होता है। एक मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो जाना, और दूसरा एवरेज प्रोडक्शन का भी धीरे धीरे कम हो जाना। ये कुछ रीजन चलता है मार्केट में, एनपी एज वेल एज एपी। अब मैं ज्यादा आपको नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझाऊंगा, जब किसी भी बिजनेस में वो अपना टॉप लेवल में, करंट लेवल, हाईएस्ट लेवल में वो पहुंच जाते हैं, या फिर न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी बिजनेस को अगर नजर नहीं आता है, या फिर ऐसे बोलो कि सैचुरेशन पॉइंट, तो बिजनेस को ना प्रोडक्शन लेवल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है कि और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का क्या करेंगे। तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब मुश्किल ये होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगा। मतलब तुम चाहते हो कि मेरा प्रोडक्शन और बढ़े और बढ़े और बढ़े, बट तुम प्रोडक्शन बढ़ा के भी मार्केट में बेच नहीं पा रहे, तो अगर तुम मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे तो फिर तुम क्यों क्यों प्रोडक्शन बढ़ाओगे। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तुमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो फिर तुम और एम्प्लॉय को क्या क्यों रखोगे। तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाना मतलब कॉस्ट बढ़ जाना, और कंपनी अपना कॉस्ट को क्यों बढ़ाएगा। सिंपल बात है कि यही इम्पैक्ट आपको हर एक पर्टिकुलर चेन वाइज हर 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल में आपको एक बार जरूर देखने को मिलेगा कि इस स्पेशली आईटी स्टॉक्स वगैरह में, तो आईटी कंपनीज वगैरह में आपको नजर आते हैं। बट कंपनी স্যার উল্টো দিকে স্যার টাটা ইনভেস্ট করেই যাচ্ছে মার্কেটে। तेरे को डिपेंड करता है कि किसको, हर किसी का अपना अपना बिजनेस मॉडल पे, लेकिन एक তাছাড়া चीज ডিজিটাল মার্কেটের জন্য এই টাটা নিউ নতুন যে অ্যাপসটা নিয়ে আসছে ওটার জন্য 2 বিলিয়ন সবচেয়ে হাইস্ট করেছে, ইনভেস্টমেন্ট করেছে। टाटा का दूसरा बिजनेस है सर। टाटा তারপরে স্যার এয়ারপোর্টে টাটা স্যার এয়ার ইন্ডিয়ার জন্য স্যার কতগুলো বিমান নিচ্ছে, 478টা না কটা বিমান নিচ্ছে टाटा कोई আগামী आज 8 का বছর। टाटा कोई आज का कंपनी नहीं है सर। टाटा का दूसरे एरिया में काफी स्ट्रांग है। टाटा अगर ऐसा करे तो कर सकता है, और टाटा क्या है ना, किसी किसी चीज में थोड़ा सा लेट एंट्री भी कर रहा है, तो उसका अलग कॉन्सेप्ट में चलता है। अब ये चीज फंडामेंटली देखना चाहिए, लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट ओवरऑल आप मार्केट में जब भी देखोगे, एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड फ्रॉम द इकोनॉमिक टर्म्स, जो कुछ भी आप देखोगे। ठीक है, चलो रिसर्च एनालिस्ट जब पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ मार्केट के बारे में बता देंगे। लेकिन विप्रो 361 में चल रहा है करेंटली सर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? फर्क कुछ नहीं पड़ता। पुराना डेटा देखो तो विप्रो स्पॉट चल रहा था 653 में मार्केट में। उस टाइम पे आरबीआई का ट्रेजरी बिल का रेट चल रहा था 8.35%। आज के डेट में अगर देखो तो आरबीआई का कितना रेट चल रहा है सर? 6.75 ना? হ্যাঁ স্যার এরকমই একটা হ্যাঁ স্যার। ছিল 7 এর মধ্যে। 6.75 ऑलमोस्ट। सो इसका मतलब सिंपल है कि अगर आज के डेट में आप किसी जगह में रिस्क फ्री पैसा जमा कर सकते हो, तो सिंपल बात है, देखो हम लोग क्यों रिस्क फ्री एरिया से रिस्की एरिया में जाएंगे। अगर मुझे रिस्क फ्री की तरफ से 7% रिटर्न मिलता है, तो फिर हम क्यों रिस्क एरिया में जाए लॉस खाने के लिए। कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर का ये एक बेसिक सवाल मन में होना चाहिए। अगर बिना रिस्क लेके 7% कमा सकता हूं, तो रिस्क लेके लॉस क्यों खाओ भाई। और रिस्क लेके प्रीमियम चाहिए, कम से कम 5% एक्स्ट्रा दे दो भाई, तो जाके हम तुमको पैसा देंगे। रिस्क ले रहे हैं तो उसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। तो सिंपल बात है, क्यों रिस्क फ्री को मार्केट इतना ज्यादा अहमियत देता है। वाई मार्केट गिव्स इंपॉर्टेंस टू रिस्क फ्री रेट, बिकॉज ट्रेडर सैक्रिफाइस हिज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मतलब बेसिकली वो अपना रिस्क फ्री एरिया को सैक्रिफाइस कर रहा है, जहां पर उसको वो फ्री रिटर्न मिल सकता है, वहां पर वो आपके पास क्यों पैसा लगाएगा। तो वो चीज मार्केट के दिमाग में ऑलवेज चलता है, और इसके बारे में समझना चाहिए सर। नहीं तो हम अपना पैसा फ्री एरिया में पार्क कर देते हैं जहाँ रिस्क कम है या रिस्क नहीं है। इसीलिए रिस्क फ्री इतना इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी आपका 30 डेज में, और डिविडेंड कुछ बोला नहीं, अगर बोलता तो माइनस कर देते। फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करके देखा जा रहा है 653 से फ्यूचर प्राइस हो रहा है 658।
नाउ इसको यूज कैसे करता है? एकोमोडेट फॉर मार्केट चार्जेस, सर फॉर्मूला और नहीं बोल रहा हूँ, कल बोला था, ठीक है। 1 प्लस रिस्क फ्री इंटू नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी डिवाइडेड बाई ईयर, और डिविडेंड देगा तो माइनस कर देना जो भी पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में करता है तो, मतलब एक्सपायरी के अंदर। फ्यूचर शुड बी ट्रेडिंग इन अराउंड 658 नाउ, what if instead of future contract is trading at drastically a different price, let's say 700, sir present market 653, और अगर ऐसा होता कि फ्यूचर मार्केट 700 में चल रहा था तो clearly there is a trade here. क्यों? The difference between the spot and future should ideally be just 5 points, but due to market imbalance, the difference has shot up 47 points. मतलब ये 658 के जगह अगर 700 में मार्केट चलता तो ऑलमोस्ट 47 पॉइंट्स में मार्केट में इंबैलेंस नजर आता, एंड दिस इंबैलेंस इज अ स्प्रेड दैट वी कैन कैप्चर बाय डिप्लॉयिंग अ ट्रेड, और इस इंबैलेंस को स्प्रेड कहते हैं और जिसके बेसिस में ट्रेड किया जाता है। अगर मार्केट 658 की जगह 700 में चलता, इसी में ट्रेड चल जाता है, समझाता हूं। Here is how one can do this. Since future contract is trading above its fair value, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपने फेयर वैल्यू से अबव जा रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 658 होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 658 की जगह 700 में है, ऑलमोस्ट 47 प्लस में चल रहा है। We term the future market price as expensive relative to its fair value, मतलब 700 टका जो चल रहा है मार्केट में वो अपने करंट फेयर वैल्यू से थोड़ा ज्यादा चल रहा है, एक्सपेंसिव है। सो अल्टरनेटिवली वी कैन से द स्पॉट इज ट्रेडिंग चीपर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जहां मार्केट 700 में फ्यूचर में चल रहा है और स्पॉट चल रहा है 653 में, तो स्पॉट इज ट्रेडिंग चीपर विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सर समझ में आ रहा है कि कभी आप बोल रहे हो कि स्पॉट चीपर है मतलब स्पॉट सस्ता है, फ्यूचर महंगा है, फ्यूचर का फेयर वैल्यू 658 है, 658 है, तो समझ में आ गया। लेकिन इसमें होगा क्या? थंब रूल मतलब एक स्टैंडर्ड रूल इन एनी सॉर्ट ऑफ स्प्रेड ट्रेड is to buy the cheaper asset and sell the expensive one. सस्ते को खरीदो और एक्सपेंसिव को सेल करो। Hence, going by this, we can sell Wipro future on one hand and simultaneously buy Wipro in the spot market. मतलब जो जहां सस्ता है वहां बाई कर लो, जहां महंगा है वहां सेल कर लो। तो अगर आप स्पॉट मार्केट में 653 को बाई करते हो और फ्यूचर मार्केट में विप्रो को सेल करते हो तो शॉर्ट सेलर बन रहे हो। नाउ वी नो दैट ऑन द एक्सपायरी डे क्या होगा, एक्सपायरी डे में क्या होगा, देखो सर अब जब एक्सपायर होगा मार्केट तब आपका सेटलमेंट सिचुएशंस क्या क्या होगा। नाउ वी नो दैट एक्सपायरी डे बोथ द स्पॉट एंड फ्यूचर कन्वर्ज इनटू दिस सिंगल प्राइस। लोगों को पता है कि जब मार्केट एक्सपायरी में आता है ना, दोनों मार्केट फ्यूचर और मतलब स्पॉट कन्वर्ज हो जाता है। इसके लिए निफ्टी ग्राफ को भी मैंने लास्ट दिन दिखाया था, ये वाला एक्सपायरी में अल्टीमेटली स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस ऑलमोस्ट एक दूसरे के आस पास आ जाते हैं और सेम होके खत्म होता है। यही एक्सपायरी का नॉर्मल तरीका है, ठीक है। शुरू से थोड़ा डिफरेंस होता है, शुरू में ऐसा देखा जाता है कि फ्यूचर थोड़ा प्रीमियम में जाता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर थोड़ा प्रीमियम जा रहा है सर, लेकिन जितना एक्सपायरी नजदीक आता है उतना एक्सपायरी में फ्यूचर और स्पॉट ऑलमोस्ट कनेक्टेड हो जाते हैं, ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो जाते हैं। अब इसी चीज को आपको समझना पड़ेगा, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो क्या होगा आपके साथ, आपने क्या किया सर, आपने सस्ता वाला एसेट बाई किया और महंगा वाला एसेट को सेल किया। अब एक्सपायरी तक आपने वेट किया, मान के चलते हैं both the spot and future converge into single price. Let us assume, कुछ assumptions लेते हैं सर, बाकी मार्केट में जब आप लोग करोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कुछ रैंडम वैल्यू लेते हैं, रैंडम वैल्यू कुछ भी मार्केट में हो सकता है। सपोज which the future and the spot converge 675 और 645 और 750 और identify what happens to trade। मतलब मैं समझा रहा हूँ क्या बताना सर, अगर मार्केट कन्वर्ज होता है स्पॉट and future
तीनों में से कोई भी पॉइंट में कन्वर्ज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 675 में जा सकता है, 645 में जा सकता है, 715 में भी कन्वर्ज हो सकता है। कन्वर्जन मतलब जहां एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है सर, अगर 675 में कन्वर्ज होगा तो क्या होगा, अगर 645 में कन्वर्ज होगा तो क्या होगा, और अगर 715 में कन्वर्ज होगा तो क्या होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सपायरी वैल्यू अगर 675 है तो स्पॉट ट्रेड में क्या होगा। सर आपने 653 में बाई किया था और मार्केट 675 में चल रहा है एक्सपायरी पे, कौन सा मार्केट, स्पॉट मार्केट। ये कौन सा मार्केट है, ये फ्यूचर मार्केट। अब आपका पीएल को देखो, आप 675 में एक्सपायरी में आप देख रहे हो कि वैल्यू चल रहा है 675, स्पॉट में भी वही है, फ्यूचर में भी वही है, क्योंकि मार्केट कन्वर्ट कर जाता है। तो यहाँ पर आपने बाई किया था 653 में, तो नॉर्मल सी बात है कि बुलिश हुआ है मार्केट आपके हिसाब से, तो 22% प्रॉफिट कर लिया आपने। फ्यूचर ट्रेड में क्या होगा, आपने 700 में शॉर्ट किया था और मार्केट 675 में रहा, तो आपको यहाँ पर 25% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने शॉर्ट किया था, बिकॉज आपने शॉर्ट सेल किया था, क्योंकि आपको लगा था कि मार्केट एक्सपेंसिव चल रहा है तो वो नीचे गिरेगा, और वही हुआ है कि मार्केट 700 से 675 की तरफ गिरा है। तो आपने यहाँ पर भी 25 का प्रॉफिट किया, तो आपने 47 का प्रॉफिट कर दिया। सर अगर मार्केट 45 में आ गया तो 645 से 653 8% लॉस है आपका स्पॉट मार्केट में। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्यूचर मार्केट में आप 700% लगाए, मतलब आपका ये था, प्राइस चल रहा था और आपने शॉर्ट किया था 700 में और मार्केट 645 में आके रुका, तो आपने 55 का प्रॉफिट कर दिया। यहाँ पर आपका 47 का प्रॉफिट हुआ, 55 का प्रॉफिट, 8 का लॉस। अगर मार्केट 715 में जाके रुका तो यहाँ पर आपने 715 माइनस 653, तो आपका यहाँ पर 62 का प्रॉफिट है, क्योंकि आपने बाई किया था 653 में और आपका मार्केट एक्सपायर हुआ 715 में, तो फिर 62 का प्रॉफिट। लेकिन जब आपने शॉर्ट सेल किया था 700 में और 715 में एक्सपायर हुआ मार्केट, आपका 15 का लॉस हो गया, क्योंकि आपने शॉर्ट किया था। तो यहाँ पर भी 62 प्लस और 15 माइनस 47 का प्रॉफिट। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तीनों सिचुएशंस में आपका 47 का प्रॉफिट हुआ है सर। कभी प्रॉफिट कभी लॉस करके दोनों मार्केट में आपने अल्टीमेटली एक्सपायरी तक 47 का प्रॉफिट आप देख पा रहे हो। एज यू कैन नोटिस, once you have executed the trade at the expected price, you have essentially locked in this spread. आप स्प्रेड में लॉक हो जाते हो। अल्टीमेटली जो गैप था स्पॉट और फ्यूचर का, so irrespective of the where the market goes by expiry, the profit are guaranteed. प्रॉफिट गारंटेड हो जाता है अगर आपको ऐसा स्प्रेड मिल जाता है। Of course, it goes without saying that it makes sense to square off the position just before the expiry of the future contract. And this would require you to sell Wipro in spot market and buy back Wipro in future market. This kind of trade between the future and spot with extract the profit from spread is also called a cash and carry arbitrage भी बोला जाता है इसको। कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों मार्केट में कर रहे हो ना, एक तरफ फ्यूचर एक तरफ स्पॉट, तो दोनों मार्केट को लेके चल रहे हो ना, एक तरफ बाय एक तरफ सेल, एक तरफ सेल एक तरफ बाय, तो चल क्या रहा है, आर्बिट्रेज चल रहा है। जैसे कि बीएससी एनएससी में आपको बोला ना, वैसा ही आप एक तरफ बाय करोगे दूसरी तरफ सेल करो, अल्टीमेटली आपका डिमांड हिट होगा और अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस का जो वैल्यूएशन भी होगा। बोलो सर, कोई डाउट? क्या आपको कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज समझ में आया? क्या आपको ये जो डिफरेंस है फ्यूचर प्राइसिंग में, इसमें स्प्रेड अगर आपको अच्छा नजर आता है तो कैसे ट्रेड लेना चाहिए और कैसे आपको प्रॉफिट लॉस होता है आप कैलकुलेट कर पा रहे हो सर? लेकिन एक बात है सर कि मार्केट एक्सपायर किस में होगा उसका एक आइडिया आपको लगाना चाहिए, क्योंकि उसी का इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। हेलो, मैथमेटिकली तो आपने देखा, क्वांटिटेटिवली, लेकिन इसको जब आप रियल लाइफ में यूज करोगे तभी आ जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा सर। क्योंकि देखो ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये चीज सीखने का चीज था, अब इसको धीरे धीरे अप्लाई करते करते आपको समझ में आएगा। मतलब छक्का कैसे लगाया जाता है ये तो पहले पता करो, फिर धीरे धीरे जब बॉल मिले तो छक्का लगाने की कोशिश करो। एक दो बार आउट होगे, एक दो बार
आउट हो सकते हो, बट अगर एक बार समझ जाए ना तो फिर छक्का लगेगा सर। हेलो, अरे क्लियर है कि नहीं है, कुछ तो बोलो। तो ये आपको एक इम्पैक्ट, बाकी स्ट्रेटेजी भी सीखेंगे सर, जब ऑप्शन स्ट्रेटेजी करेंगे ना वहाँ पर उसको प्रीमियम के साथ मिल के बताएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्यूचर अच्छे से सीखो, ऑप्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन बहुत लोग न सिर्फ ऑप्शन सीखना चाहते हैं, फ्यूचर को जानना ही नहीं चाहते, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि ऑप्शन भी फ्यूचर से ही बना है। थोड़ा सर क्या है ना, लोग तो सिर्फ वही सोचते हैं जो उनको, क्या बताऊं सर, छोड़ दो, लोगों का काम है कहना। कैलेंडर स्प्रेड्स, द कैलेंडर स्प्रेड इज सिंपल एक्सटेंशन ऑफ कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। ये कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज का ही एक छोटा सा एक्सटेंशन है कैलेंडर स्प्रेड। In a calendar spread, we attempt to extract and profit from the spread between the two future contracts of the same underline with different expiry. Underline same रहेगा, ये मैं पहले भी बोला, मतलब previous lectures में भी इसके बारे में बोला, फिर से बोलूंगा। Let us continue with the Wipro. फिर से Wipro में ही चल रहे हैं क्योंकि Wipro लेके चल रहे हैं अभी। आप Wipro को अभी का हिसाब से ले लो, पुराना डेट से हिसाब से ले लो, क्या फर्क पड़ता है। करेंटली 300 कितना चल रहा है Wipro, 361 चल रहा है। अब अभी हिसाब से सोचो या ये स्टडी एग्जांपल सोचो, डजंट मैटर। विप्रो का स्पॉट चल रहा था 653 में, करंट मंथ फ्यूचर वैल्यू 30 दिन में है। करंट मंथ का फ्यूचर फेयर वैल्यू 30 डेज में एक्सपायरी होगा, और ये ऑलरेडी कैलकुलेट कि इसका फेयर वैल्यू 658 होना चाहिए, ये ऑलरेडी कैलकुलेट। और मिड मंथ एक्सपायर करेगा 65 डेज। मिड मंथ कैसे पता चल रहा है सर? अरे सर यहाँ पर जाओ ना, कहाँ चला गया ये, यहाँ जाके सिंबल चूज करो, विप्रो कहाँ है, नीचे आएगा, डब्ल्यू दिख रहा है सर? डब्ल्यू कब आता है? डब्ल्यू लास्ट में आता है क्या? नहीं, স্যার এটা নিচেই ছিল ওই যে স্যার উইপ্রো। विप्रो में ही खड़े हैं पर विप्रो देख नहीं पा रहे। एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं, देखो सर स्टॉक फ्यूचर्स है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने से ऑप्शंस आएगा। मैं फ्यूचर चूज किया, सिंबल विप्रो है, एक्सपायरी 27 अप्रैल का है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि 30 डेज ऑलमोस्ट है हमारे हाथ में। बट अगर मैं 25 मई चूज करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 64-65 डेज हो जाएगा कि नहीं? হ্যাঁ স্যার 2 মাসের গ্যাপ। ऑलमोस्ट। सो एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ मिड मंथ फ्यूचर क्या है? एक्चुअल मार्केट वैल्यू मिड मंथ फ्यूचर का है 663, ये डेटा लिया गया है, ठीक है। सो स्पॉट है 653 का, करंट मंथ फ्यूचर फेयर वैल्यू है 658 का, एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ करंट मंथ फ्यूचर है 700 का, मिड मंथ फ्यूचर वैल्यू है 663 का, एंड मिड मंथ फ्यूचर है 665। इतना सारा डेटा आपके सामने। So from the above example, clearly current month future contract is trading way above its expected theoretical fair value. Current month 650 कहाँ चला गया? करंट मंथ 658 में इसका फेयर वैल्यू है, चल रहा है 700 में, तो काफी ज्यादा है, मतलब स्प्रेड अच्छा खासा दिया है। लेकिन मिड मंथ में देखो, मिड मंथ का अगर तुम फ्यूचर वैल्यू फेयर वैल्यू देखो 683, और मिड मंथ का तुम एक्चुअल वैल्यू देखो, ज्यादा गैप नहीं दे रहा है, ट्रेडिंग क्लोज टू इट्स एक्चुअल फेयर वैल्यू। With these observations, I will make an assumption that हम लोग क्या assumption बना सकते हैं? Current month contract basis will eventually narrow down and mid month contract will continue to trade close to its fair value. Mid month अपना fair value के साथ काफी close में है, और current month आपको एक narrow down मौका दे रहा है। narrow down मतलब क्योंकि 700 धीरे धीरे नीचे गिर सकता है, तो इसके बेसिस में आप अपना ट्रेडिंग ले सकते हो। Now with the respect of the mid month contract, ध्यान से सुनना सर, मिड मंथ में आपके पास डेटा क्या है? मिड मंथ में आपका डेटा है 63 एंड 665, मतलब 63 का और 65 का, ठीक है, तो बांग्लादेश बोले 63 एंड 65, और इधर मेरा क्या है 58 एंड 700, तो 658 एंड 700, ये फर्क आपको नजर आ रहा है ना। अब इससे आपको क्या कैलकुलेशन करना है? Hence we sell the expensive contract and buy the relatively cheaper one. हम लोगों का नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि हम लोग सेल करेंगे एक्सपेंसिव, मतलब जो एक्सपेंसिव लग रहा है आप वो नीचे आने का चांसेस है, क्योंकि वो महंगा जा रहा है तो वो अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आएगा, और जो सस्ता जा रहा है वो भी अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आगे बढ़ेगा। Therefore, the trade setup would require me to buy the mid-month future contract, क्योंकि वो सस्ता जा रहा है 665 and sell the current month contract. अब मिड मंथ को बाय करो क्योंकि वो सस्ता है 665, और करेंट मंथ में सेल करो क्योंकि वो नीचे गिरेगा। तो इसमें क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक इज स्प्रेड हियर? वेल द स्प्रेड इज डिफरेंस बिटवीन द टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अलग अलग एक्सपायरी पे, ठीक है। तो 700 और 665 में स्प्रेड कितना है? 35 पॉइंट्स। अब ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए आपका? करेंट मंथ में सेल किया आपने और मिड मंथ को बाय किया, मतलब मिड मंथ में आपका सोच है कि ये आगे बढ़ेगा, और सेल में आपका सोच है कि ये नीचे गिरेगा, ये डाउन जाएगा, ये अप जाएगा, यही दोनों सोच में आपने मार्केट को लिया। नाउ आपको अभी टारगेट फिक्स करना है कि मार्केट कहाँ जाके खत्म होगा, मतलब मार्केट का एक्सपायरी क्या होगा, यही सबसे बड़ा खेल है। लेकिन उससे पहले ये खेल है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि करंट मंथ एक्सपेंसिव है, मिड मंथ चीप है, ये पहले समझना पड़ेगा। तो बिकॉज यू आर बाइंग एंड सेलिंग द सेम अंडरलाइन, मतलब दोनों ही विप्रो है पर दोनों का एक्सपायरी अलग है। तो ऑब्वियस बात है, ये चीज मैंने आपको मार्जिन में समझाया था कि मार्जिन आपका रिड्यूस हो जाएगा, है ना, और ये एक हेजिंग पोजीशन बन जाएगा, हेज्ड पोजीशंस। दिस इज कॉल्ड हेज, मतलब मार्जिन कम होना मतलब ऑब्वियसली आपका रिस्क भी मिनिमम हो जाना, और ये रिस्क मिनिमम होना, मार्जिन कम होना ट्रेडर के लिए एक अच्छा बेनिफिट दिया ना। सर सब समझ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन या प्रॉफिटेबिलिटी, एग्जीक्यूशन, उसका क्या? सर देखो अभी तो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले इसको नेट प्रैक्टिस में समझ लो, फिर धीरे धीरे इसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना। मार्केट में करने से पहले वर्चुअल करके देखना, तब अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। नाउ आफ्टर इनिशिएटिंग द ट्रेड, वन हैज टू वेट फॉर द करंट मंथ फ्यूचर टू एक्सपायरी। तो सबसे पहले तो करंट मंथ का एक्सपायरी आएगा, तो जैसे ही करंट मंथ एक्सपायरी आएगा, वी नो द करंट मंथ फ्यूचर इन द स्पॉट विल कन्वर्ज टू अ सिंगल प्राइस, वी नो दैट कि फ्यूचर और स्पॉट कन्वर्ज करेगा। ऑफ कोर्स on more in a more practical note, it makes sense to unwind the trade just before the expiry. Practical sense क्या कहता है कि आपको एक्सपायरी से पहले ही एक्सपायर मतलब कवर ऑफ कर लेना चाहिए, जो आज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एनएससी के न्यू रूल के हिसाब से। तो लेट अस आर्बिट्ररीली मतलब, अरे आर्बिट्रेशन का मतलब ही होता है कि रैंडम वे में बाइंग सेलिंग करना, दैट इज आर्बिट्री, ठीक है, आर्बिट्री बोलते हैं इसको, ठीक है, आर्बिट्री मतलब रैंडम वे में एक बाइंग सेलिंग करना। तो मान के चलते हैं कि एक्सपायरी वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर तो जस्ट डेटा लिया गया है, बाकी आप मतलब नॉर्मल वे में आप अपना कैलकुलेशन कर लेना कि मोटा मोटी कहाँ जाके खत्म हो सकता है। तो अगर एक्सपायरी कैसे, ये हेल्प करेगा आपको टेक्निकल, ये इसमें आपको कौन हेल्प करेगा? टेक्निकल हेल्प करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक्स, ठीक है, अलग अलग इंडिकेटर्स, दे विल हेल्प यू। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस में ग्रीफ होना बहुत जरूरी है, और एकदम अंदर वाला ग्रीफ, वो दो चार कैंडल जानना जरूरी नहीं है, कैंडल के पीछे का कहानी जानना भी जरूरी है, ठीक है। मारूबुजू टकला होता है और स्पिनिंग टॉप छोटा होता है, ठीक है, दैट इज नॉट एनफ, ठीक है। मारूबुजू का कैरेक्टर हमें हल्का पता है, लेकिन मारूबुजू के पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्या वॉल्यूम के कारण मारूबुजू में टकलानेस आता है, टकलानेस मतलब जिसके सर पे विग नहीं होता है, ठीक है, या फिर इंगल्फिंग फॉर्म हो रहा है, तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्यों इंगल्फिंग फॉर्म हो रहा है, क्यों पहले एक छोटा कैंडल फिर बाद में एक बड़ा कैंडल आता है। टेक्निकल में बहुत चीजें अंदर से जानना चाहिए सर, अभी अंदर वाली बात ना जस्ट किताबी बात जान के नहीं होता, उसके पीछे का कहानी समझना पड़ता है। ये चीज सिर्फ पढ़ के नहीं होता है, ये धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस बढ़ेगा उसमें आता है। चलो सर आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा, लेकिन पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए एक्सपायरी वैल्यू क्या है, 660 करंट मंथ, 690, 725, तीन एग्जांपल लिए हैं अलग अलग। सर आपने क्या किया था, करंट मंथ में शॉर्ट किया था, मिड मंथ में लॉन्ग किया था, लॉन्ग मतलब बाई किया था, यहाँ पर आपने सेलर बना था। तो अगर 700 में आपने सेल किया था और एक्सपायरी हो रहा है 660 में, तो आपका सोच सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, शॉर्ट के लिए 40 का प्रॉफिट।
तो 690 में मैं आके रुका। अगेन आप सही बन गए, 10% प्रॉफिट। बट यहाँ पर आप देखो 725 में आप गलत हो गए, 25% लॉस। मिड मंथ में 660, लेकिन मार्केट में आपने बाई किया था 665 में, 5% लॉस। यहाँ पर 25% प्रॉफिट, यहाँ पर 60% प्रॉफिट। कुल मिला के देखा जाए तो आपको जो स्प्रेड मिला था 700 और 665 के बीच में, आपको अल्टीमेटली 35% का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हो गया सर करेंट मंथ, ठीक है, ये हो गया करेंट मंथ। बात समझ में आया? करेंट मंथ और मिड मंथ के ऊपर बेस करके करेंट मंथ एक्सपायरी में सिचुएशन, करेंट मंथ और मिड मंथ के ऊपर बेस करके करेंट मंथ में सिचुएशन। So of course, to recall the critical assumptions we have made here is that a mid-month contract will stick close to its fair value from any trading experience. This happens most of the times. अब देखोगे यही ऐसा ही होता है जैसा आपको देखने को मिला है। So most importantly, please do bear in mind the discussion with respect to spread in this chapter is just a sneak peek. मतलब अभी भी हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जंप नहीं मारे। जब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जंप मारेंगे ना सर, जब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जंप मारेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये आपको कहां से कहां लेके जाएगा। ये कुछ स्ट्रेटेजी का, ये देखिए सर, ये सब कुछ स्ट्रेटेजी है। ग्राफ प्रेजेंटेशन देख रहे हो, कवर्ड कॉल पे ऑफ, ठीक है। आते हैं ट्रेडिंग सिस्टम, सिस्टम नहीं जानना है, स्ट्रेटेजी बेसिकली। आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी, उसका स्टैटिस्टिकल मेथड, शॉर्ट स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, बहुत सारी चीजें, बटरफ्लाई, ठीक है, बहुत सारे स्प्रेड का कॉन्सेप्ट है। आई विल डिस्कस, धीरे धीरे करूंगा सर, ठीक है। ये देखो शॉर्ट स्ट्रैडल पे ऑफ, मतलब कैसे आपको पे ऑफ करेगा, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको कैसे पोजीशन लेना चाहिए, ये ऑप्शंस में बताऊंगा सर, ठीक है, ये ऑप्शंस में बताऊंगा। बेयरिश पुट, बुलिश पुट, ठीक है, ये बेयरिश पुट स्प्रेड कैसे होता है, कॉल पुट स्प्रेड कैसे काम करता है, ठीक है, ये सभी चीजें धीरे धीरे आप लोगों के साथ में बात करूंगा सर। लेकिन थोड़ा समय दो, समय लो और समय दो, दोनों चाहिए। और जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सर, उसको घर में जरूर रिवाइज करें। तो आखिर एक स्ट्रेटेजी का आइडिया तो मिल गया सर, और हेजिंग का भी हल्का आइडिया मिल गया। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको हेजिंग ही बताऊंगा, ठीक है। हेजिंग बताना है क्योंकि हेजिंग नॉट जस्ट इन फ्यूचर, ऑप्शंस में भी सिमिलर काम आएगा। और अभी जो मैं आपको बोला ये फ्यूचर में बोला, सेम कॉन्सेप्ट में ऑप्शंस में करना है। बस वहाँ थोड़ा कुछ चीजें स्ट्राइक और ऑप्शन ऐड होगा, बाकी और बाकी कुछ नहीं। और बस कॉल पुट का एक कहानी, ठीक है। कॉल पुट और कुछ नहीं है कि इम्प्रोवाइज है, आपका माइंड को ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में आइडिया, मतलब आपको एक डायरेक्शन देता है कॉल, और कुछ नहीं। जो फ्यूचर में आपको डायरेक्शन खुद लेना पड़ता है, ऑप्शंस में वो आइडिया आपको एक प्रोडक्ट बना के दिया गया है, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। और फिर हम लोग बात करेंगे सर ओपन इंटरेस्ट में एंड वॉल्यूम में, जो आपको ट्रेड सेटअप करने में बहुत हेल्प करेगा। बस इतना हो जाए तो फ्यूचर में पूरा पकड़ आ जाएगा। और ऑप्शंस का भी ऑलरेडी बैकग्राउंड सेटअप करना हम लोग चालू कर दिए। फ्यूचर खत्म होने को है और ऑप्शंस में बेस सेटअप करना हम लोग चालू कर दिए। ठीक है सर, ठीक है सर, फिर आज इतना ही है, बाकी चर्चा नेक्स्ट वीक होगा। ओके इनकी आप यूज बॉल স্যার হেজিং এ তো একটা মিনিমাম একটা প্রফিট মানে পুরো ফিক্সড থাকে তাই তো? यस यस, हेजिंग में तुम अपना रिस्क को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली हेजिंग स्प्रेड के ऊपर बेस करके ही किया जाता है। হ্যাঁ, আর এই যে ক্যালেন্ডার স্প্রেড তারপরে ক্যাশ ক্যারি ফরওয়ার্ড এগুলো তো সব একটা হেজিং এরই কনসেপ্ট একটা, সবই হেজিং এর মানে সেই কনসেপ্ট, নিয়মেই তো হচ্ছে। ওই নিয়মেই হচ্ছে সব, সব হুম, একই হুম। নিয়মে হচ্ছে, একটু এদিক ওদিক, একটু এদিক ওদিক। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, নেক্সট দিন হেজিংটা ডিটেইলসে পড়বো, তখন আরো ক্লিয়ার হবে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ओके, तथा सुमित, संपत, इनकी, चलो सर टाटा बाय। টাটা স্যার। टाटा, রাখছি স্যার। ओके।